नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से बातचीत की है। मोहम्मद मोइजू पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हो गए थे और इस साल की शुरुआत में भी उन्होंने इंडिया आउट के स्लोगन लगाए थे और मालदीव से इंडिया को वापस जाने की बात कही थी। लेकिन आज दोनों की मुलाकात हुई है और एसबीआई ने भी जो फंड्स हैं वो मालदीव के जारी कर दिए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को लैंड फॉर जॉब घोटाले में जमानत दे दी है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि उनके परिवार को जांच एजेंसियां तंग कर रही हैं और उनको झूठे अपराधों में फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक संत यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके कारण पूरे मुल्क भर में मुसलमानों ने आंदोलन किया है और उस बाबा की गिरफ्तारी की डिमांड की है। हरियाणा को लेकर सभी चैनलों के एग्जिट पोल्स हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी को बहुत कम सीटें दिखा रहे हैं। जेजेपी और आईएनएलडी को भी बहुत कम सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट एग्जिट पोल्स में नहीं दी जा रही। एग्जिट पोल्स के बाद हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा का बयान आया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण प्रदेश में माहौल बदला है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा को इस जीत का श्रेय दिया है। हालांकि परिणाम कल 8 तारीख को आएंगे। ये दोनों नेताओं के बयान एग्जिट पोल्स के बाद आए हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं खबरों का विश्लेषण। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि मालदीव से आई। मालदीव हम सबको पता है कि इस साल की शुरुआत में ही, जब मार्च का अप्रैल का महीना चल रहा था, उस समय मालदीव के साथ भारत की तल्खियां शुरू हो गई थी और मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू वो लगातार कह रहे थे कि भारत को मालदीव से चले जाना चाहिए। बहुत अलग किस्म की स्थिति थी। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी हैं वो मालदीव पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हम पड़ोसियों के साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ अपना विजन बेहतर करना चाहते हैं। और उसके साथ ही आज दोनों जो वहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ के प्रधानमंत्री दोनों ने वहाँ के एक जो एयरपोर्ट है उसका भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा और भी कई मामलों को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। बाकी इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा ये हम 1-2 दिन में ज़रूर इसको लेकर विश्लेषण करके आपको बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आई, जिसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार को और उनको जमानत दे दी गई है। जब वो रेल मंत्री थे तो उनके ऊपर एक आरोप लगाए गए कि उन्होंने डी ग्रुप की भर्तियों के लिए नौकरी देने के बदले उन्होंने ज़मीन लोगों से नाम लिखवाई है। इसको लेकर आज उनके बेटों को भी जमानत मिल गई है, खुद लालू यादव को भी जमानत मिल गई है। और इसको लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जांच एजेंसियां उनके परिवार को फंसाना चाहती हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर गाजियाबाद से थी। यति नरसिम्हानंद एक ऐसा बाबा जो काफ़ी विवादित बाबा है और उसका आप सबको पता है कि 2021 में उन्होंने विवादित बयान दिए थे, सीएनआरसी में विवादित बयान दिए। अब उन्होंने एक आयोजन में जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके खिलाफ एक घटिया बयान दिया है, जिसके कारण पूरे मुल्क भर के मुसलमानों में गुस्सा है। कई जगह पे आंदोलन भी हुए हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उसके जो यति नरसिम्हानंद है उसके खिलाफ यूपी पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और इस निंदा का जो कानून है वो भी लगाया है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। लेकिन उसके समर्थकों का कहना है कि पुलिस हिरासत में यति नरसिम्हानंद को ले लिया गया। अभी मामले पे जो पिक्चर है वो धुंधली है, साफ होते होते समय लगेगा। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा को के विधानसभा चुनाव हम सबको पता है कि 5 अक्टूबर को ख़त्म हुए हैं और एग्जिट पोल्स में लगभग सभी चैनलों के एग्जिट पोल्स में हरियाणा में सरकार बनती दिख रही है। और इसको लेकर एक हिसाब से कांग्रेस में अलग किस्म का उत्साह है। सभी एग्जिट पोल्स लगभग दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बना रहा। जो जेजेपी पार्टी है उसको एक भी सीट नहीं आ रही। इनेलो को 3 या 4 सीट आ सकती हैं और ऐसा ही आम आदमी पार्टी के साथ है, उसकी भी कोई सीट नहीं आ रही है। एक एग्जिट पोल हमारा भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैंने इस जो पूरा विधानसभा चुनाव है हरियाणा का इसको कवर किया है,
तो जो एक रिपोर्टर डायरी है, मैंने हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में ग्राउंड पर क्या देखा उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एकदम से हलचल कब पैदा हुई। जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है उसमें जो डेट 15 अगस्त से ही हलचलें शुरू हो गई थी। उसके बाद जब डेट अनाउंस हो गई, शुरुआत में जो डेट थी वो 1 अक्टूबर की रखी गई थी और 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन जब बीजेपी ने एक पत्र जारी किया और चुनाव आयोग को लेटर लिखा जिसमें कहा कि जो चुनाव की डेट है वो एक्सटेंड की जाए, क्योंकि बिश्नोइयों का एक पवित्र एक माउस होती है, पवित्र माउस होती है जिसको वो राजस्थान में जाते हैं उसको मनाने के लिए। इस वजह से हरियाणा में वोटिंग पर असर पड़ेगा, एक समुदाय पूरा उस दिन वोटिंग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण 5 अक्टूबर आगे डेट बढ़ाई गई और 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आने की बात हुई। उसके बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ। जो अगस्त का आखिरी महीना था उसमें ये सब काम शुरू हो गया था और जो सितंबर का पहला हफ्ता है, अगस्त के आखिरी हफ्ते में प्रोसेस शुरू हुआ और सितंबर के पहले हफ्ते में पहली लिस्टें आई, जिसमें जो बीजेपी है उसने पहल की और लिस्ट निकाली और उसमें जो लिस्ट आई उसके बाद लगातार बीजेपी से इस्तीफे होने शुरू हो गए थे, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब हुआ था। आरएसएस की भी नहीं चली, बीजेपी के नेताओं की चली और उसमें भी मनोहर लाल खट्टर की ज़्यादा चली, अमित शाह की ज़्यादा चली, नरेंद्र मोदी की ज़्यादा चली, जिसके कारण जो बहुत ख़राब कैंडिडेट थे वो बीजेपी ने दिए। और जो आरएसएस थी वो लगातार कह रही थी कि 70% कैंडिडेटों को बदला जाना चाहिए और तकरीबन 200 बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी से छुटकारा लिया, इनके बीजेपी छोड़ी। उसमें से 30 ऐसे लोग थे जो विधायक या मंत्री या पूर्व विधायक थे, तो इतना बड़े लेवल पे एक हिसाब से छोड़ के गए। कांग्रेस ने बिल्कुल एन आखिरी दिन, जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था 8 सितंबर, उस दिन अपनी लिस्ट जारी करी आखिरी में। हालांकि 32 लोगों की पहले लिस्ट जारी कर दी थी, 40 लोगों की लिस्ट एक बार आई, फिर उसके बाद 2-2 4-4 नामों की लिस्ट वो जारी करते रहे और 8 सितंबर तक ये लिस्ट जारी हुई। और अभय चौटाला चाह रहे थे कि कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिलेगी, यानी कि राजनीति में एक शब्द चलता है कैच, यानी कि जिनको बड़ी पार्टियों से टिकट नहीं मिलती और अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो कैच करने की सोचती हैं ताकि हम अपना सिंबल दे दें और चुनाव लड़ लें। अभय चौटाला को बहुत कम अच्छी कैचेज मिली, जैसे नरवाणा से विद्या रानी कांग्रेस की नेता थी, उनकी कैच उनको मिली, संजना सातरोड की कैच उनको मिली जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रही थी बरवाला से। तो हालांकि बहुत कम अच्छी कैचेज मिली, लेकिन अभय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल आज के टाइम पे 4 से 5 सीटें जीत सकती है, लगभग 10 सीटों के ऊपर वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हुए हैं। तो मोटा मोटा ये अपडेट था टिकटों का। और उसके बाद 12 तारीख तक नॉमिनेशन वापस लिए जाने थे, कई जगह पे कई कैंडिडेट्स को अगवा भी किया गया। जो मेरा गृह जिला है झज्जर, उसकी और जो मेरी खुद की सीट है बादली, वहाँ से बीएसपी इनेलो का एक कैंडिडेट जो पेलपा गांव के थे उनको अगवा कर लिया गया और बाद में उसने अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें नॉमिनेशन के टाइम पे हो रही थी। कुमारी सैलजा को कांग्रेस में कम तवज्जो दी गई, वो सिर्फ 9 टिकटें ही दिलवा पाई, जबकि भूपेंद्र हुड्डा की सबसे ज़्यादा कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चली और उन्होंने अपने 72 लोगों को टिकटें दिलवाई। मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा चली, उन्होंने अपने 65 समर्थकों को टिकट दिलवाई। इसके बीच में एक बात यह भी हुई कि बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेता रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से जो टिकट मांग रहे थे उनकी टिकट काट दी गई। ये वही रामविलास शर्मा हैं जब बीजेपी पार्टी सिर्फ एक गाड़ी की पार्टी होती थी, यानी कि उसमें 4-5 लोग होते थे, उस टाइम पे रामविलास शर्मा होते थे और 2014 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और उन्हीं की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बना दिया गया था। अब उन्हीं मनोहर लाल खट्टर ने रामविलास शर्मा की जिस रामविलास शर्मा ने मनोहर लाल खट्टर को 2014 में टिकट दी थी चुनाव लड़ने के लिए, उन्हीं रामविलास शर्मा की टिकट 2024 में ठीक 10 साल बाद मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ से काट दी। उसके बाद जो रामविलास शर्मा की टिकट कटने को हरियाणा के ब्राह्मणों का राजनीतिक वध भी कहा और वो रोए भी, और उन्होंने एक बार तो इंडिपेंडेंट पर्चा फाइल कर दिया था लेकिन बाद में उठा लिया। उसके अलावा जो हॉट सीट की हम बात करेंगे कि जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, ये क्लियर हो गया था कि कांग्रेस में हुड्डाज की ज़्यादा चल रही थी और बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर की चल रही थी। सीएम नायब सिंह सैनी जो सिर्फ 6 महीने पहले ही सीएम बने थे और मार्च में उनको मनोहर लाल खट्टर की जगह पे बनाया गया था, उनकी सीट भी बदल दी गई। वो करनाल से चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन उनको लाडवा भेज दिया गया और लाडवा में आज के दिन वो फंसे हुए हैं। हरियाणा में टोटल अगर हम 15 हॉट सीट की बात करें
कि भाई टोटल इस चुनाव में 15 ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पे चुनाव फंसा हुआ है, बड़े कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। पहली हॉट सीट मेरे को लगता है कि नायब सिंह सैनी की है। लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस के मेवा सिंह हैं, और आज के टाइम पे कोई दावा नहीं कर सकता कि नायब सिंह सैनी जीत रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को हल्की सी एज है। चुनाव उनका फंसा हुआ है, पूरा मौके पे फंसा हुआ है, लेकिन हल्की सी उनको एज दिख रही है, क्योंकि उन्होंने आखिरी के दिनों में अपने जो सैनी वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट किया है। अगली हॉट सीट की बात करें तो उचाना बनती है। जींद जिले का उचाना हल्का है, और ये जब हम खनौरी बॉर्डर से जब पंजाब में एंटर करते हैं तो पहले नरवाना आता है, फिर उचाना आता है। तो उचाना किसान आंदोलन का गढ़ भी रहा। यहाँ से कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दी, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी की सरकार में। जाटों का उनको लेकर बहुत गुस्सा रहा। जेजेपी जननायक जनता पार्टी के वो सब अध्यक्ष भी हैं, तो वो चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा कई सारे निर्दलीय भी इस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज के टाइम पे दुष्यंत चौटाला चौथे या पांचवें नंबर पे रहेंगे, और इस सीट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरप्राइज कर सकते हैं। हालांकि हल्की सी एज कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह को है इस सीट से। अगली हॉट सीट की बात करें तो वो भूपेंद्र हुड्डा की सीट है। रोहतक में गढ़ी सांपला किलोई सीट पड़ती है, उस नाम का किलोई नाम है उस सीट का, और वहां से भूपेंद्र हुड्डा कम से कम 50 या 60 हजार के मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। नॉमिनेशन भरने के बाद भूपेंद्र हुड्डा उस सीट के ऊपर एक बार भी नहीं गए। उससे अगली हॉट सीट की बात करें तो अभय चौटाला की बनती है सिरसा में एलनाबाद में आज के टाइम पे अभय चौटाला फंसे हुए हैं। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के हम सबको पता कैंडिडेट हैं, और वहाँ पे भरत बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत में लग रहा था कि अभय चौटाला मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभय चौटाला के लिए चुनाव काफ़ी मुश्किल होता गया धीरे धीरे करके, और काफ़ी उनके लिए मुश्किल होने वाली है। अगली हॉट सीट है अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने कांग्रेस के निर्मल परी हैं, और जो परिमल परी हैं, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कैंट से चित्रा सरवारा, वो अच्छी फाइट दे रही हैं। कांग्रेस वहाँ पे तीसरे नंबर पर रह सकती है, और चित्रा सरवारा और अनिल विज में मुकाबला देखा जा सकता है। अनिल विज इस चुनाव में फंसे हुए हैं। जो डिफरेंस रहेगा मुझे लगता है वो कुछ हजार वोटों का ही रहेगा। हालांकि स्लाइटली एज आज के टाइम पे अनिल विज को कही जा रही है, लेकिन चित्रा सरवारा अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, और चित्रा सरवारा यहाँ से सरप्राइज भी कर सकती हैं। अगली हॉट सीट की बात करें तो वो तो शाम है, भिवानी में पड़ती है। चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के कई बार के मुख्यमंत्री रहे, कई साल तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और उनको इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था। उनके पोते और पोती में ही टक्कर है। उनके दो बेटे थे, रणबीर महेंद्रा, और दूसरे थे जो बिजली मंत्री भी रहे सुरेंद्र सिंह की जो बेटी हैं श्रुति चौधरी, उनकी सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी भी पॉलिटिक्स में हैं। वो कांग्रेस में थी लेकिन बीजेपी में शामिल हो गई, वो डाज से परेशान होकर 6 महीने पहले, और अब उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। वहाँ से श्रुति चौधरी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, और श्रुति चौधरी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं रणबीर महेंद्रा के लड़के अनिरुद्ध चौधरी जो कि बीसीसीआई के सचिव भी रहे हैं, बेसिकली क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब विरासत की लड़ाई भी है कि चौधरी बंसीलाल की विरासत वो रणबीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी के पास जाएगी, या फिर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के पास जाएगी। आज के टाइम पे कांग्रेस को वहाँ से हल्की सी एज है, क्योंकि बीजेपी के बागी उम्मीदवार शशि रंजन पवार इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और वो राजपूतों की वोट काटेंगे, जो कि ट्रेडिशनली वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, और श्रुति चौधरी का इसका नुकसान होगा, और अनिरुद्ध चौधरी तो शाम सीट आराम से जीत जाएंगे। अगली हॉट सीट की बात करें तो महेंद्रगढ़ की अटेली सीट है। यहाँ से अहिरवाल एरिया के यादवों के बड़े नेता हरियाणा के राव इंद्रजीत की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, आरती राव, और ये उनका डेब्यू है। जैसे अगर डायनेस्टो की भी बात करें, यानी कि एक हिसाब से नेता अपने बेटों को लॉन्च तो करते ही हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने दिपेंद्र हुड्डा को लॉन्च किया, चौटालाज ने हम सबको पता किया कि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला, ये भी आगे लॉन्च कर ही दिए गए हैं। तो ये डेब्यू अहीरों के बड़े नेता राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का है। उनके खिलाफ ठाकुर अतर सिंह इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के कैंडिडेट हैं,
वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आरती राव आज के टाइम पे थोड़ी सी एज है उनको, स्लाइटली एज है, क्योंकि अहीरों को की सिंपैथी है कि जाट वाट जितने जाटों के जो नेता हैं उनकी तो आगे जो वंश है वो आगे बढ़ गया है, वो तो राजनीति में हो गए हैं। हमारे जो राव साहब हैं उनकी बेटी चुनाव नहीं जीत पाई है, अब पहला चुनाव है तो उसको हम क्यों हराएं। तो इस किस्म का सेंटीमेंट मुझे लगता है कि वो चुनाव निकाल लेगी। हालांकि राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में ऐसी ही फीलिंग आज के टाइम पे देखी जा रही है। इसके अलावा हम अगर हॉट सीट की बात करें तो एक सोनीपत के गन्नौर भी बन रही है। गन्नौर में बेसिकली बीजेपी के रेबल देवेंद्र कादयान चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा जो स्पीकर भी रहे हैं। और आज के टाइम पे जो रेबल हैं बीजेपी के देवेंद्र कादयान, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और कुलदीप शर्मा यहाँ से हार भी सकते हैं। कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण नेता हैं कुलदीप शर्मा हरियाणा में, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कुलदीप शर्मा वहाँ से चुनाव हार जाएं। उसके अलावा अगर हम हॉट सीट की बात करें तो एक सीट डब वाली बनती है। यहाँ से आपको पता है कि जो चौधरी देवीलाल रहे हैं भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हरियाणा के कई बार के मुख्यमंत्री, जो पंजाब के एक हिसाब से प्रकाश सिंह बादल थे उनके बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं वो, तो उनके जो पोते हैं आदित्य देवीलाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो अमित शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस के। आज के टाइम पे कांग्रेस को डबवाड़े में थोड़ी सी एज है, क्योंकि वहाँ पे सिखों के सरदारों के वोट कांग्रेस को पड़ रहे हैं, और चौटाला आज की गोपाल कांडा के कारण थोड़ी इमेज खराब होने के कारण उनको इतनी वोटें मिल नहीं रही हैं। अब मैं आपको मोटी मोटी हॉट सीट्स तो मैंने आपको सारी गिनवाई दी हैं, अब मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। और जो एग्जिट पोल है मेरा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, मैंने लगभग हर नेता की इंटरव्यू करने की कोशिश की है। एक हॉट सीट और बच गई है विनेश फोगाट की, वो आप लोग सब लोग सुनना चाहते हैं। विनेश फोगाट जींद के जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं। ग्रामीण बहुल सीट है और ज़्यादातर जाट बहुल सीट है, वहाँ पर बड़े आराम से विनेश फोगाट बीजेपी से 30 से 35 हज़ार के मार्जिन से चुनाव जीतेंगी, बड़ी जीत उनकी होने वाली है। अब मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, मैंने ग्राउंड पे जितना रिपोर्ट किया, जितना सूचनाएं इकट्ठा की, उसके आधार पे जो कांग्रेस है आज के दिन पे 55 प्लस सीटों पे खड़ी है। हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए होती हैं, यानी कि 45 का आंकड़ा पार करना होता है। बीजेपी आज के टाइम पे 22 से 23 सीटों पे खड़ी है। 4 से 5 पे आज के टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी है, चौटालाओं की पार्टी, और जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, उसकी एक भी सीट नहीं आ रही है। उसको तो हरियाणा में जेजेपी की फुल फॉर्म लोग कह रहे हैं जमानत जब्त पार्टी, तो उनकी तो जमानत बचेगी नहीं। और इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो 5 से 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव जीत सकते हैं। ये मोटा मोटा समीकरण है। हालांकि एग्जिट पोल के बाद ही कांग्रेस में सीएमशिप की लड़ाई शुरू हो गई है। कहीं कुमारी शैलजा दावा ठोक रहे हैं, कहीं पे भूपेंद्र हुड्डा दावा ठोक रहे हैं। कल जो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा कि ये गद्दी किसके हाथ में जाएगी। और कल मैं आपको ज़रूर चुनाव के रिजल्ट के बाद आपसे ज़रूर जुड़ूंगा आपके साथ, और जो अपडेट होंगे ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। देखने के लिए शुक्रिया। आप देखते हो